गुड मॉर्निंग बच्चों। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। और लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। तो बच्चों, आप अच्छे से स्टडी कीजिए, मजे से स्टडी कीजिए, है ना, और वेल प्रिपेयर्ड में स्टडी कीजिए, है ना। आपको लगना चाहिए कि हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, है ना, हम में कुछ कॉन्फिडेंस आ रही है। इस तरह से स्टडी कीजिए। ओके। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में स्टडी किया इलेक्ट्रिक डायपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगने लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल पे जो नेट फोर्स है वो जीरो होता है। क्लियर? और इलेक्ट्रिक डायपोल के अलग अलग पॉइंट पे, डिफरेंट पॉइंट पे इक्वल फोर्स लगता है, बट अपोजिट नेचर का होता है और सेम मैग्नीट्यूड का होता है। इसको हम कपलिंग फोर्स कहते हैं, जिसके कारण टॉर्क एक्ट होता है। राइट? दिस इज ए इलेक्ट्रिक डायपोल. It is a system of two charge minus q and plus q having the separation between them 2L, right? And direction of electric dipole moment is minus q to plus q, and angle between electric dipole moment and electric field is theta, right? So पिछले क्लास में स्टडी किया कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, है ना, इफ इलेक्ट्रिक डायपोल kept in a uniform electric field, then torque act on the dipole. The torque are P cross E, right? अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में टॉर्क की वैल्यू लिखे तो हमारा वैल्यू होगा PE sin theta, where P is the electric dipole moment and is the electric field, and theta is the angle between electric dipole moment and electric field. Clear? Theta always taken from P to E, है ना, P क्रॉस E. अगर हम बोले ये E वेक्टर है और ये P वेक्टर है, तो बताइए एंगल क्या होगा? तो क्या ये एंगल होगा? आंसर है नो. क्यों? क्योंकि हमारा जो वेक्टर है P क्रॉस E है. राइट? एंगल लेने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए यहां से समझिए. हम जो टॉर्क का जो वेक्टर फॉर्म ले रहे हैं वो P क्रॉस टू E ले रहे हैं, है ना. द फॉर्म ऑफ टॉर्क इन द टॉर्क इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ P क्रॉस E. सो एंगल विल बी टेकन फ्रॉम P टू E. ओके. तो देखो, P से E की ओर ये एंगल लेंगे, राइट. P क्रॉस टू E. क्लियर? और E क्रॉस टू P नहीं लेंगे. क्लियर? ये रॉन्ग होगा, ये सही होगा. क्लियर? तो अब पूछा जाए कि इसमें एंगल क्या होगा, तो इसमें अगर एंगल की बात करें तो P क्रॉस E, P टू E, मतलब ये एंगल होगा. राइट? समझ में आ रही बात? इसमें अगर पूछा जाए एंगल क्या होगा तो P टू E, तो ये होगा थीटा. राइट? अगर हम पूछे P अगर ऐसे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो तो एंगल क्या होगा? ये होगा P क्रॉस टू E. राइट? तो एंगल ऐसे लेंगे, ये ध्यान रखिए, P टू E की ओर. ओके. ये हमने पिछले क्लास में स्टडी किया है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म हमने स्टडी किया कि टॉर्क का मिनिमम वैल्यू कितना होता है. तो टॉर्क का मिनिमम वैल्यू 0 होता है. और कब कब होता है? जब P और E के बीच एंगल 0 डिग्री हो और 180 डिग्री हो. इन दिस केस द टॉर्क इज मिनिमम. क्लियर? हमको यहां पता था कि फोर्स तो ऑलरेडी मिनिमम है ही, टॉर्क भी अगर फोर्स तो नेट फोर्स तो टॉर्क में नेट फोर्स जो लग रहा है यहां पे वो 0 है ही ऑलरेडी. अगर हम टॉर्क भी 0 कर दे तो व्हाट विल बी हैपन? फोर्स भी 0, टॉर्क भी 0, तो हम बोलेंगे बॉडी मूव करेगा ही. बॉडी क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा. सिंपल सा, है ना. ना बॉडी ट्रांसलेट करेगा ना बॉडी रोटेट करेगा, क्योंकि टॉर्क 0 है, रोटेशन नहीं होगा. फोर्स 0 है, ट्रांसलेशन नहीं, मतलब बॉडी होगा क्या? तो बॉडी इज द फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम. बॉडी किस फॉर्म में होगा? इक्विलिब्रियम के फॉर्म में होगा. राइट?
अगर पूछा जाए इक्विलिब्रियम के फॉर्म में है तो इक्विलिब्रियम कितने टाइप का, तो दो टाइप का, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब कहेंगे, जब हमारा एंगल 0 डिग्री हो, फोर्स भी 0 हो, टॉर्क भी 0 हो। इन दिस केस आवर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर पूछा जाए ये थीटा का वैल्यू 0 हो जाए, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे इन दिस केस टॉर्क तो 0 होगा, फोर्स तो 0 होगा, इक्विलिब्रियम तो होगा, लेकिन किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा, तो देयर हियर द थीटा इक्वल टू 0, सो टॉर्क इज इन द फॉर्म ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। किस फॉर्म में होगा, टॉर्क स्टेबल इक्विलिब्रियम में। क्यों, क्योंकि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम वैसा इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है जहां से सिस्टम या ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं तो वापस वो ऑब्जेक्ट या सिस्टम उसी पोजीशन को रीगेन कर लेता है, तो हम बोलेंगे वैसा पोजीशन हमारा क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, फोर्स तो 0 होगा ही, टॉर्क तो 0 होगा ही, इसके अलावा थीटा का वैल्यू अगर 180 डिग्री हो जाए, मतलब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच अगर एंगल 180 डिग्री हो जाए तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल। यहां पे 40 टॉर्क 0 इक्विलिब्रियम तो होगा, लेकिन किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्यों, क्योंकि एंगल कितना है P to E, राइट, P और E के बीच एंगल कितना है 180 डिग्री, है ना, अनस्टेबल होगा। अब अनस्टेबल क्यों कहेंगे, क्योंकि अनस्टेबल वैसा इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है जहां से ऑब्जेक्ट या सिस्टम को डिस्प्लेस कर दे, है ना, देन तब सिस्टम जो है या ऑब्जेक्ट जो है अपने पोजीशन को रीगेन नहीं कर पाता है ना, जिसके कारण हम बोलेंगे वैसा जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। क्लियर, तो इतने पॉइंट हमने पिछले क्लास में स्टडी किया। व्हाट इज द टॉर्क, P क्रॉस E, P साइन थीटा, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिनिमम टॉर्क का वैल्यू कितना होता है 0, कब होता है जब 0 डिग्री और 180 डिग्री पे होता है, और स्टेबल कब होता है, अनस्टेबल कब होता है, तो स्टेबल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे होता है और 180 डिग्री पे क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्लियर, इक्विलिब्रियम है मतलब दोनों फोर्स क्या, फोर्स एंड टॉर्क वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब आगे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, है ना, फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा, आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, -q एंड +q चार्ज का सिस्टम है, दोनों के बीच सेपरेशन 12 है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है यूनिफॉर्म, एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिया हुआ है ना। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर चार्ज q का वैल्यू 15 कूलम, चार्ज q का वैल्यू दिया हुआ है 15 कूलम, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2 न्यूटन पर कूलम, और -q एंड +q चार्ज के बीच जो सेपरेशन है 12 वो भी दिया हुआ है कितना, 2 मीटर। तो सेपरेशन दिया हुआ है, चार्ज की वैल्यू दी हुई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, ओके। और इसमें टॉर्क, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखें तो क्या लगेगा, टॉर्क, और टॉर्क का वैल्यू भी दिया हुआ है, टॉर्क एक्ट ऑन द डायपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 30√3 न्यूटन मीटर। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, एंड डिस्टेंस की यूनिट क्या होगा, मीटर, तो न्यूटन मीटर डिस्टेंस हो गया, है ना, सॉरी न्यूटन मीटर इसका यूनिट हो गया किसका, टॉर्क का। तो टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 30√3 न्यूटन मीटर, राइट। हमको फाइंड करना है, तो फाइंड द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना होगा, ये थीटा का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है ना। तो कैसे करेंगे, तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उस पर टॉर्क लगता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमको पता है, PE sin थीटा, एंड पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, सो सिंपल सो इजी, ओके। तो आइए पहले लिख लेते हैं गिवन, हमको दिया क्या हुआ है, हमको दिया हुआ है Q का वैल्यू कितना,
15 कूलम। हमको दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना, 2 न्यूटन पर कूलम। हमको दिया हुआ डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू कितना, तो 2 मीटर। और टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 30√3 न्यूटन मीटर। और हमको फाइंड क्या करना है, थीटा। थीटा किसके बीच एंगल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, ये एंगल है किसके बीच, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी एंगल की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है ना। तो वी नो दैट, पहले डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, Q इंटू 2L। क्यू कितना है जी, तो 15। और 2L की वैल्यू कितना है जी, तो 2 मीटर, 15 कूलम। टोटल कितना हो गया, 30 कूलम मीटर, राइट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मालूम है, टॉर्क मालूम है, एंगल निकालना है। तो वी नो दैट क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है। वी नो दैट टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, तो PE साइन थीटा, है ना। हमको थीटा निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू टॉर्क बाय P इंटू E। क्लियर, PE को इस साइड ले आए, टॉर्क बाय PE साइन थीटा, टॉर्क साइन थीटा इक्वल टू टॉर्क बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, अब वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। टॉर्क की वैल्यू कितनी है, तो 30√3 एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है, तो 30 कूलम मीटर, राइट। इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो 2 न्यूटन, है ना। ऑल आर SI फॉर्म, दिस इज SI फॉर्म, कूलम न्यूटन पर कूलम SI फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड, लेंथ भी SI फॉर्म में है एंड टॉर्क भी SI फॉर्म में है ना। तो कहीं भी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 30 कैंसिल, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या है, √3/2। तो साइन थीटा का वैल्यू √3/2 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू कितना हो, 60 डिग्री, है ना। साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। सो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 60 डिग्री एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट द आंसर। क्लियर, ये हमारा आंसर है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में। सारा टर्म हमको दिया हुआ था, हमने लिख लिया और फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर दिया और एंगल निकाल लिया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल क्या है, तो 60 डिग्री है ना। तभी टॉर्क इतना लगेगा, इतना चार्ज पे और इतना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे, राइट। आए समझ में। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।